जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी और साथ ही बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके आगामी बिहार एसएससी और बिहार एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन यानी कि जो आपका बोर्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिडक्शन में शामिल है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का हटाना, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उपलब्धि, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की हानि, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन उपलब्धि। मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि रिडक्शन में इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये रिडक्शन का मतलब क्या हुआ। तो मेरे मित्र, आप सबों ने एक केमिकल रिएक्शन का प्रकार पढ़ा होगा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी कहते हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में आप सभी रखेंगे कि यहां पे जो उपचयन और अपचयन की बात की जा रही है, तो उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी को हम लोग और शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और मेरे मित्र, यहां पे जो अपचयन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और इसी को और प्योर हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन की, तो हम सभी कहते हैं कि सर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, तो सर ऑक्सीजन ऐड हो, जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, तो हम सभी कहते हैं कि सर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और साथ में क्या हो रहा हो, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो किस बेस पे? तो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिंग और रिमूवल के बेस पे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुटने और हटने के बेस पे हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुट रही है या फिर किसी तत्व से हाइड्रोजन निकल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। और अगर हाइड्रोजन जुट रही है और ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के बेस पे भी क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। और आप सबों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, तो सर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब बोले तो सर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है तो वहां पे तत्वों के द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? सर गेन किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। मेरे मित्र, इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी और रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और अब हम ये आसानी से कह सकते हैं कि लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। आप कहेंगे बिल्कुल।
सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी ये क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती है? मेरे मित्र बिल्कुल होती है। और जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम अभिक्रिया किसकी करवाएं, कॉपर ऑक्साइड का किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉपर आपका अलग हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा सर? वाटर बनेगा। मेरे मित्र यहां पे मेन कंसेप्ट ये है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा, किसके साथ जुटेगा? हाइड्रोजन के साथ जुटेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट के क्या बना लेगा सर? वाटर बना लेगा। तो यहां पे हाइड्रोजन का क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होता है? आप कहेंगे रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो अभिक्रिया है वो हमारा क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि रिडक्शन में शामिल है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो हमको तीनों परिभाषा मालूम है कि रिडक्शन क्या होगा। आप कहेंगे या तो रिडक्शन अगर हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन जुट रहा होगा या फिर ऑक्सीजन निकल रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी। आप क्या कहेंगे कि सर पहले ऑप्शन में हाइड्रोजन को हटाना, लेकिन रिडक्शन प्रोसेस में तो हाइड्रोजन हमारा जुटता है। आप कहेंगे सर ये गलत हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन उपलब्धि, मतलब क्या कि सर इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इलेक्ट्रॉन उपलब्धि मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। आप कहेंगे सर सही तो ये ना होगा, क्या है? तो आपने तो यहां पे बताया है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन की हानि, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की हानि होगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीजन की उपलब्धि, तो हम लोग कहेंगे सर ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि भी क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये कह सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की हानि और ऑक्सीजन की उपलब्धि बताया जा रहा है, ये दोनों किस केस में होगा? सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन की उपलब्धि बताया जा रहा है। ये दोनों ही टर्म आपको किस केस में देखने को मिलेगा? आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऐसा संभव है कि क्या होगा? तो सर इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, या फिर ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन में क्या होगी सर? वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन उपलब्धि होगी। मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका समझ में आ गया होगा। बस एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है सर? रिड्यूस होता है, यानी कि जिसका अपकरण होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। कॉपर ऑक्साइड का यहां पे क्या हो रहा है सर? रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। और यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपकारक का काम करता है। यहां पे हाइड्रोजन किसका काम करेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मैंने सारे डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करा है ताकि चीजों को आप बारीकी से समझ पाओ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा ऑप्शन है लोहे में जंग का लगना, तीसरा है कोयला जलना और चौथा है नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मेरे मित्र इसी को केमिकल चेंजेस कहते हैं। और बहुत ही बेसिक सा परिभाषा याद रखिएगा कि वैसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति खो देती है और पुनः ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मेरे मित्र अगर हम आपको ये कहें कि जो आप खाना खा रहे हो वो खाना आपके बॉडी में गया और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, तो क्या जो भोजन का पचना है वो फिजिकल चेंजेस होगा या केमिकल चेंजेस? आप कहेंगे सर खाना तो पच गया, खाना पच गया तो जो पचा हुआ खाना है अगर हम फिर थोड़े रोटी दाल चावल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होगा? तो सर फिर से चावल दाल प्राप्त नहीं होगा हमारा। उसी तरीके से अगर हम लोग कहीं पे भी रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कर रहे होते हैं तो सिंपली ये याद रखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि रासायनिक परिवर्तन में जो हमारा परिवर्तित पदार्थ होता है वो अपने मूल अवस्था में रिटर्न नहीं आता है।
क्या होता है सर, अपने मूल अवस्था में रिटर्न नहीं आता है। और मेरे मित्र अगर परिवर्तित पदार्थ मूल अवस्था में रिटर्न आ गया तो हम लोग उसको भौतिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर इसको सर पूरे इस तरह से फैला दिया जाए तो आप कहेंगे छोड़ देंगे तो फिर इस स्टेज में आ जाएगा, तो स्ट्रेचिंग ऑफ चिक क्या होगा, आप कहेंगे सर फिजिकल चेंज। स्प्रिंग, आप कहेंगे सर स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग भी जो है वो फिजिकल चेंज ही होगा। मेरे मित्र इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे जो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल ये है कि सर हाउ कैन वी डिटेक्ट द केमिकल चेंजेस इन दिस ऑप्शन, हम लोग कैसे पहचान करेंगे इस ऑप्शन में कि कौन केमिकल चेंजेस है। मेरे मित्र पहला है पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पे समझो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघटन। ध्यान में रखेंगे कि वैद्युत अपघटन जो है वो क्या है, तो सर अपघटन अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें अपघटन की प्रक्रिया किससे होती है, इलेक्ट्रिसिटी से होती है। किससे होती है, इलेक्ट्रिसिटी से होती है। आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा कि जब पानी से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन होते हैं वो विखंडित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। कैसे होगा, तो मेरे मित्र जरा सा गौर फरमाएंगे कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए, तो सर हमें कुछ नहीं चाहिए, एक जग चाहिए। आप सभी देख पा रहे होंगे इसमें मेरे मित्र आपको दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड और दूसरा एनोड। आप सभी देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या है हमारा, तो सर ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोड है। मेरे मित्र यहां पे ये एनोड है और इस साइड ये आपका कैथोड है। ध्यान में रखेंगे कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो आपका कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। मेरे मित्र जब आप इसमें पानी भर के, इस जग में पानी भर के और दोनों इलेक्ट्रोड को सर इसमें डाल देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं और सर दोनों ही इलेक्ट्रोड को आप क्या करते हैं सर, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही सर विद्युत धारा प्रवाहित होती है पूरे जल में, पानी क्या होता है सर, अपने आयन में टूट जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि वैद्युत अपघटन कहते हैं। किसका, तो सर पानी का। किसका कहते हैं सर, पानी का। मेरे मित्र ध्यान में यहां पे एक चीज बस याद रखिएगा आप सभी कि पानी के वैद्युत अपघटन में, पानी के वैद्युत अपघटन में आपका एनोड पर क्या मिलता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन मिलता है। पानी के वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड एनोड पे हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और साथ ही मेरे मित्र पानी के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ये मेन की फैक्ट है, आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि पानी में वैद्युत अपघटन के चलते ऑक्सीजन आयन निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन आयन जो है वो एनोड पे प्राप्त होता है। और अगर बात करी जाएगी कि हाइड्रोजन आयन किस पे प्राप्त होता है, आप कहेंगे सर कैथोड पे प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मेरे मित्र ऑक्सीजन निगेटिव आयन बनाता है तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, और हाइड्रोजन को यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कैथोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये भी कि यहाँ पे जो पानी का हम लोग अपघटन कर रहे हैं और हमें मिल रहा है सर क्या, तो सर O2 माइनस यानी कि ऑक्सीजन आयन, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है सर, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो हम सबों को यह भी मालूम है कि सर पानी के लिए हमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही संयोग कराना होता है, बिल्कुल मेरे मित्र। लेकिन यहां से जो प्राप्त आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहां से जो प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको हम लोग सीधे जोड़ करके वाटर प्राप्त नहीं करते हैं। तो हम यहां पे ये कहेंगे कि सर तब इस प्रक्रिया से उपरांत जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन होगा वो तत्काल इस स्थिति में वाटर नहीं बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो पानी की जो प्रकृति थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और क्या आपका यहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है इससे आप फिर से पानी प्राप्त करोगे, आप कहेंगे नहीं। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज हो गया। तो कभी भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि पानी का रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, आप धड़ल्ले से आंख बंद करके कहेंगे केमिकल चेंजेस होगा। क्यों होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ने हमें बताया है। अब नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, ऑप्शन में है लोहे में जंग का लगना। क्या है सर, लोहे में जंग का लगना। और आप सभी देख पा रहे होंगे चला जी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर जंग लग रहा है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन मेरे मित्र अगर आपसे एग्जाम में सवाल कर लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का हिंदी क्या होता है सर, सॉरी जंग का इंग्लिश क्या होता है, रस्ट होता है। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या टिक करें क्या नहीं टिक करें। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण, कोरेजन कहते हैं। भाई ये क्या है, तो सर जब कोई धातु
अम्लीय या फिर आर्द्र माध्यम में रखी हुई रहती है या फिर अम्लता या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर में ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जंग कहते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं लोहे में जंग लगने की तो सर लोहा जो है इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या, सॉरी सिंबल क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं। अब ध्यान में रखेंगे कि ये लोहा आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करता है सर, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या करता है सर, ऑक्सीकृत हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि Fe O2 के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है तो इसके लिए इसे क्या चाहिए होता है सर, नम वातावरण चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, नम वातावरण चाहिए होता है। और मेरे मित्र नम वातावरण में हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को कुछ भी लिख सकते हैं, वो जरूरत के हिसाब से है। तो कुछ भी के लिए हम लोग XX2 रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Fe+O2 + XH2O। ध्यान दीजिएगा कि ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेरे मित्र, ये जब रिएक्ट करता है तो Fe2O3 XH2O बना लेता है। Fe2O3 XH2O बना लेता है और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, Fe2O3 XH2O हो जाता है। और मेरे मित्र यहां पे जो जंग लगने की प्रक्रिया है इसमें तो मतलब आप देख रहे हो साक्षात केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा केमिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा, तो आपका तो ये भी नहीं है। अब कोयला जलना, आप सभी को मालूम है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और साथ ही साथ क्या होगा सर, हीट रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कोयला का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। आप कहेंगे सर तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा जा रहा है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये जापानी एन्सेफेलाइटिस कौन सा बीमारी है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो सर मच्छर से संक्रमित होने वाला वायरल बीमारी है। संक्रमित होने वाला वायरल बीमारी है। मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि जापानी एन्सेफेलाइटिस में क्या होता है, तो सर इस बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या होता है सर, मस्तिष्क प्रभावित होता है। और मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये मस्तिष्क कैसे प्रभावित होता है। मेरे मित्र अगर जो जापानी एन्सेफेलाइटिस का मच्छर होता है, ध्यान में रखेंगे कि ये वायरस जो है वो JEV वायरस के चलते होता है। ये बीमारी जो है वो किस वायरस के चलते होता है, तो सर JEV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस, जो कि आपका मच्छर के माध्यम से फैलता है और संक्रमित मच्छर के काटने से यह बीमारी हो सकती है। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो क्या होता है सर, जो मस्तिष्क है या आप कह सकते हो सर इसमें दिमाग में सूजन आ जाता है। क्या होता है सर, दिमाग में सूजन आ जाता है और जो ब्रेन है सर वो धीरे धीरे लॉक होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है, तो आप कहेंगे सर जब ये मच्छर से संक्रमित होने वाला वायरल बीमारी है और इसका वायरस JEB जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये मच्छरों के काटने से फैलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी मक्खियों के आवागमन से, क्या मक्खियों के काटने से भी कोई बीमारी होती है? बिल्कुल होती है मेरे मित्र। अगर बात करी जाएगी किसकी, बात करी जाएगी स्लीपिंग सिकनेस की। किसकी बात की जाएगी चला जी, स्लीपिंग सिकनेस की बात की जाएगी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो है ये सीसी मक्खी के काटने के चलते होती है। किसके चलते होती है, सीसी मक्खी के काटने के चलते होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि और भी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे मलेरिया की, क्या कहोगे आप? कहोगे सर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, अगर चला जी बात कर ली जाए किसकी, तो सर कालाजार की। किसकी सर, कालाजार की। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कालाजार जो है वो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के काटने से होता है। साथ ही मेरे मित्र अगर बात कर ली जाएगी किसकी, डेंगू ज्वर की या फिर सीधे सीधे डेंगू की, तो आप कहेंगे गुरुजी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। तो ये सब बीमारी के नाम और उसके फैलाने वाले जो कैरियर हैं
इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मक्खी और मच्छर को क्या बोला जाएगा, डिजीज कैरियर, रोग वाहक बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी के काटने से क्या हो सकता है, तो सर रोग हो सकता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी है और इसको फैलाने वाले सर ये रोग वाहक है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, हम सभी के घर में यूज होता है, लेकिन अगर इसी से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में तो परेशान हो जाते हैं। एलपीजी, पहला चीज तो बहुत सारे मित्र यहाँ पे यही दिक्कत करते हैं कि इसका फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो क्या कहा दिया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जबकि वो गलत है। ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मेरे मित्र, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है, इसका मुख्य अवयव, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट की, किसकी बात करते हैं, मेन कंपोनेंट की, तो क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला C3H8 होता है। और मेरे मित्र, ब्यूटेन होता है, जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है। यानी कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है सर, प्रोपेन और ब्यूटेन है। और मेरे मित्र, जब आपका एलपीजी लीक होता है तो एक अलग प्रकार का स्मेल आता है, और वो स्मेल आपको मतलब इंडिकेट करने के लिए होता है कि आपके घर में एलपीजी लीक हो रही है। तो सर वो जो स्मेल होता है वो किसके उपस्थिति के चलते होता है, तो सर इथाइल मरकैप्टन के वजह से होता है। आप सभी इस चीज को भी नोट कर लेंगे, आप सभी इस चीज को भी नोट कर लेंगे कि एलपीजी में स्मेल यानी कि गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें मिश्रित होता है मीथेन और प्रोपेन। ध्यान में रखेंगे कि मीथेन प्राकृतिक गैस है, इसका अणुसूत्र क्या होता है सर, CH4 होता है। तो मीथेन और प्रोपेन आप कहेंगे नहीं होगा। मेरे मित्र, इथेन आप ध्यान में रखना, इथेन का फॉर्मूला C2H6 लेते हैं। इथेन और ब्यूटेन आप कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन आप कहेंगे सर यही हमारा सही आंसर है। प्रोपेन का अणुसूत्र C3H8, ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 हो जाएगा। और मीथेन और इथेन की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे सर, ये दोनों ही एल्केन ग्रुप के पहला और दूसरा कंपाउंड है। मीथेन पहला कंपाउंड है, जबकि इथेन जो है वो आपका क्या है सर, तो दूसरा कंपाउंड है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। साथ ही मेरे मित्र, जब एलपीजी जलता है तो आपको किस कलर की फ्लेम नजर आती है, आप कहोगे गुरुजी नीला कलर यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम नजर आती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी के जलने के उपरांत जो आपको ब्लू फ्लेम दिखाई पड़ता है, तो कोई भी चीज बर्न होगा और वो ब्लू फ्लेम दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो जो ईंधन है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जल रही है। मतलब ये चला जी, अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि जो ब्लू फ्लेम होता है, या आप कह सकते हो नीला ज्वाला प्राप्त होती है, ऐसा रहे क्वेश्चन कि नीला ज्वाला प्राप्त होती है ऑक्सीजन के अपर्याप्त दहन में, ऑक्सीजन के पर्याप्त दहन में, ऑक्सीजन के पर्याप्त या अपर्याप्त दहन में, नन ऑफ दिस, तो आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी ईंधन के जलने से जो नीला फ्लेम, ब्लू फ्लेम प्राप्त होगा वो ऑक्सीजन के पर्याप्त उपस्थिति में होगा। मतलब ये हुआ कि सर जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई ईंधन मतलब ब्लू फ्लेम दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो कंबसन हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। यानी कि कंप्लीट कंबसन के उपरांत में ही क्या होता है सर, ब्लू फ्लेम निकल के आता है। और एलपीजी का ब्लू फ्लेम ये बता रहा है कि एलपीजी का जो बर्निंग हो रहा है, यानी कि उसका जो दहन हो रहा है वो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के चलते हो रहा है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है, नींबू पानी मिला के नहीं, क्लोरीनीकरण करके। तो क्लोरीनीकरण मेरे मित्र, पानी को बेसिकली हम लोग शुद्धिकरण के लिए करते हैं। फिल्टर एलम मिलाना, मेरे मित्र ये एलम जो है इसको फिटकरी के रूप में हम लोग देखते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो कहा जा रहा है कि पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है, किसके चलते सर, फिल्टर एलम मिलान विधि के चलते। अच्छा, रेत के माध्यम से फिल्टरिंग, आपके मन में आ रहा होगा क्या ऐसा
ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। गांव घर में आप अभी भी देखते होंगे जिसके चापाकल में बहुत ज्यादा आयरन रहता है, वो अपने वॉशरूम में क्या करता है, तो सर किसी डब्बा में या कोई सीमेंटेड ऐसा मतलब एक बॉक्स टाइप के बना करके और उसमें सर बालू भर दिया जाता है और फिर सर उसमें पानी डाल दिया जाता है और सर जो उससे पानी नीचे गिरता है उससे कपड़ा वगैरह धोने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे रेत फिल्टरेशन का उपयोग किया जाता है और ऐसे भी जहां पे पानी का मतलब प्यूरिफिकेशन होता है वहां पे सर रेत के माध्यम से हम लोग फिल्टरिंग का स्टैंडर्ड प्रोसेस भी अपनाते हैं और उसके लिए पूरी तरह से क्या होता है हमारा, तो सर डिवाइस मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 6 कि उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपका यहां पे ये कहा जा रहा है कि इन सभी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है भारी पानी और यहां पे किसके साथ मिला हुआ है, मॉडरेटर के साथ मिला हुआ है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि भारी पानी को हम लोग क्या कहते हैं, D2O। अच्छा, इसी का फॉर्मूला क्या, सॉरी इसी का पूरा नाम क्या होता है सर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है सर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और मेरे मित्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि हैवी वाटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं सर, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। कहां पे करते हैं सर, नाभिकीय रिएक्टर में। कहां पे करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा भी होगा और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपका सही है। दूसरा है डीडीटी, आप कहेंगे सर ये तो कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है मिथाइल शराब, पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो कि गलत है मेरे मित्र। आप कहेंगे क्यों गलत है, तो भाई मेरे यहां पे जो मिथाइल शराब की बात की जा रही है एक्चुअली ये क्या होता है, मेथेनॉल होता है जिसका फॉर्मूला CH3OH होता है। और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी यही जो है ये वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है या फिर वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। वुड स्प्रिट या फिर वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल पीने की बात करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं सर, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका मतलब पीने योग्य अल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। मेरे मित्र पेय पदार्थ में बेसिकली क्या होते हैं, आप कहेंगे गुरुजी कार्बोनिक एसिड होता है, जबकि यहां पे कहा जा रहा है कि पेय पदार्थ में मिथाइल शराब होता है। आप कहेंगे ये गलत है। तरल अमोनिया का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, ये भी बिल्कुल ही सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है, क्योंकि त्वचा तेज और संरक्षित बन जाती है, इंफ्रालाल रोशनी शरीर में जीवाणुओं को मार देती है, अल्ट्रा बैगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, और चौथा है कि शरीर का पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है जिससे शरीर की सफाई होती है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो क्या होते हैं सर, तो हम लोग कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में विटामिन डी का उत्तम सोर्स होता है, यानी कि सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। एक्चुअली जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो जो सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे होता है वो हमारे त्वचा के साथ अभिक्रिया करके या कह सकते हो त्वचा के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, विटामिन डी बना लेता है। तो यहां पे जो आपके तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अल्ट्रा बैगनी किरण त्वचा के स्रोत के त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है, ये क्या है सर, बिल्कुल ही सही है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि विटामिन डी का अनलिमिटेड सोर्स किसे माना जाता है, सनलाइट को माना जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सभी विटामिन में अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा विटामिन डी है, जो विटामिन डी है ये हार्मोन के तरह भी कार्य करता है। विटामिन डी जो है ये हार्मोन के तरह एक्ट करता है, हार्मोन की तरह एक्ट करता है या आप कह सकते हो कार्य करता है। और आपके एग्जाम में बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी इसी दोनों में से किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर विटामिन डी को हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता यह है कि यह धारा प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, दूसरा है उच्च तापमान पर बिजली का संचालन करता है, तीसरा है कम तापमान पर बिजली का संचालन करता है, चौथा है धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ,
तो मेरे मित्र पहला चीज तो आप ये समझो कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के आधार पर पदार्थों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि आप सबों को मालूम होगा। पहला क्या है? कंडक्टर। पहला क्या है? कंडक्टर। दूसरा क्या है सर? तो हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। और तीसरा क्या है? तो हम लोग कहते हैं सर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। मेरे मित्र यहां तक पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों को संतुष्टि नहीं हुई थी, तो फिर वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर की ओर चलना शुरू कर दिया। हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर सर इसी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं अब तक, लेकिन अब से हम लोग क्या करते हैं? तो सर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और एक हमारा क्या हो जाता है? सुपर कंडक्टर। मेरे मित्र कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से पार कर जाती है। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार कर जाती है। इंसुलेटर, इससे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। सेमीकंडक्टर, सर इससे विद्युत धारा जो है थोड़े मात्रा में प्रवाहित होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी एगो होता है एक्सप्रेस, एगो होता है सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेसों से ज्यादा फास्ट कौन चलता है? सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलता है। यहां पे है कंडक्टर, मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से पार कर जाए, चालक कहलाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी चालक से विद्युत धारा दौड़ रही होती है तो उसके दौड़ने का विरोध कौन करता है? उसके दौड़ने का विरोध कौन करता है? सर प्रतिरोध करता है। और सर प्रतिरोध जो है वो हर एक चालक पदार्थ का गुण है जो उसे प्रवाहित धारा का विरोध करता है, और प्रत्येक चालक पदार्थ में आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कंडक्टर डेवलप करें जिसमें थोड़ा भी प्रतिरोध ना हो और विद्युत जो है वो पूरी तरह से सरसरा के बहुत तेजी से भाग जाए। तब वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर का सर क्या किया? सर खोज करा, और इसका अभिप्राय यह है कि सर इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जो धारा के प्रवाह का बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि धारा प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करना गलत है, उच्च तापमान पर बिजली का संचालन करना गलत है, कम तापमान पर बिजली का संचालन करना गलत है, धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करना, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंडक्टर में प्रतिरोध होगा जबकि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध सर निगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग बिल्कुल ही नग्न कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर, पहला ऑप्शन है अंदर की वायु दबाव बाहर के वायु दबाव से अधिक होता है, दूसरा है वायु पंप के उपयोग से सामान्यतः वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है, तीसरा है वायु दाब बाहर के समान ही होता है, और चौथा है अंदर की वायु दाब बाहर के वायु दाब से कम होता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग इस अर्थ पे जी रहे हैं और हमारे बॉडी में सही से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो किसके वजह से? तो आप सभी कहते हैं कि सर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि हम सभी के ऊपर क्या है सर? तो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब लग रहा है, और नॉर्मल वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि आप लोग कोई काम करो या ना करो, आपके ऊपर में इतना प्रेशर तो हमेशा रहता है, और सिर्फ आप ही के ऊपर में नहीं, सबके ऊपर में इतना प्रेशर तो हमेशा रहता है। ये प्रेशर आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहे होते हैं उसको बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट हो पूरी तरह से नियंत्रित करता है, यानी कि बॉडी से बाहर आने नहीं देता है। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या कि सर अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे या फिर सीधे सीधे दाब की बात करेंगे तो दाब जो है वो गहराई के समानुपाती होती है, ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे ये क्या बोल दिए? गहराई के समानुपाती का मतलब समझे, गहराई बढ़ेगी तो सर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? बढ़ेगा, और सर ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगी। क्यों? क्योंकि सर जो दाब होती है वो ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम पृथ्वी पे हैं तो इतना दाब फील कर रहे हैं, अगर हम लोग इससे और नीचे चले जाएंगे तो सर ज्यादा दबाव फील करेंगे। अब इसके उलट अगर हम ऊपर चले जाएं आप कहेंगे कम दबाव फील करेंगे। अब मेरे मित्र आप सोचो कि आपका जो बॉडी है वो पूरे के पूरे इस नॉर्मल दाब पर रहने के लिए अनुकूल हो चुका है, और आप किसी ऐसे जगह पे चले जाते हो जहां पे एयर प्रेशर कम है तो क्या होगा? आप कहेंगे नाक से खून आने लगेगा, बल से मतलब बलबला के पूरा एकदम ब्लड बाहर आ जाएगा और हम लोगों का जो है सो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हवाई जहाज के अंदर जो वायुमंडलीय दाब होती है उसको सर बनाए रखा जाता है,
और यहां पे जो कहा जा रहा है कि वायु पंप के उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है, इसीलिए वायुमंडल के अंदर हवाई जहाज के अंदर जो यात्री होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर क्या होता है, तो वायु पंप के उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब को बनाया रखा जाता है ताकि जितने भी यात्री हैं वो सुरक्षित जा सके। मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एरोप्लेन में चढ़ते वक्त जो है वो पेन ले जाने के लिए मना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि पेन का जो रिफिल होता है वो वायुमंडलीय दाब के कारण ही क्या होता है, अंदर रहता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो सर जो नॉर्मल प्रेशर है वो घट जाएगा, पेन का रिफिल बाहर आ जाएगा, शट गंदा हो सकता है। और कभी कभी सर पहाड़ पे चढ़ने वक्त नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, किसके चलते? वायु दाब में कमी के चलते। किसके चलते? वायु दाब में कमी के चलते। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछा जा रहा है कि धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं। अब यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मेटल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। और दूसरा होता है चला जी नॉन मेटल। दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। और तीसरा होता है मेटालॉइड। क्या होता है? मेटालॉइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब ध्यान में रखेंगे कि धातु का उपयोग जो है किस लिए करते हैं, तो सर चालक के निर्माण के लिए करते हैं, यानी कि चालक बनाने के लिए हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। अधातु सर ये कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर बनाने के लिए हम लोग कुचालक का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे मित्र उपधातु की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर मेटालॉइड का इस्तेमाल करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो धातु विद्युत का चालन करती है किसके वजह से, तो सर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। चालक में क्या होते हैं सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी के चलते जो सर विद्युत धारा होती है वो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरा जा पाती है। लेकिन कुचालक को हम लोग कुचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री स्टेट में यानी कि मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं होते हैं। जबकि मेटालॉइड अर्धचालक होते हैं, इससे क्या होते हैं, तो सर थोड़े मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसीलिए सर इसके निर्माण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उपधातु का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि धातु बिजली के अच्छी चालक होते हैं, आप क्या कहेंगे? सर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी है कि उनमें परमाणु संहत रूप से पैक्ड होते हैं, सर नहीं। वे निम्न गलनांक के धातु होते हैं, सर विद्युत चालकता का या विद्युत के चालन का सर पदार्थ के गलनांक से क्या लेना देना। अच्छा ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाएगी कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगी हुई रहती है उसकी गलनांक ज्यादा होती है या कम होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? मेरे मित्र इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके दीजिएगा। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है उसकी गलनांक हाई होती है या लो होती है। देखते हैं कितने मित्र क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट में लिख पाते हैं। बहरहाल अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? मछली, डायनासोर, बैक्टीरिया, कौवा। याद रखना बैक्टीरिया जो है वो क्या है सर? सबसे प्राचीन प्राणी है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? साइटोलॉजी पढ़ते हैं, वे है सर कोशिका का अध्ययन। अब साइटोलॉजी का मतलब आप लोग बहुत अलग चीज मत समझ लीजिएगा, सभी मित्र जान रहे हैं कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं सर? साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा रिकॉर्डेड क्लासेस है यहाँ पे, तो मैं लाइक शेयर के लिए एक बार भी नहीं बोल रहा हूं। तो मेरे मित्र आप अपने मन से अगर सेशन आप सभी इंजॉय कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहरहाल साइटोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग कोशिका अध्ययन मतलब कोशिकाओं के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में यही स्टडी करते हैं कि कोशिका की खोज किसने करा, हम लोग यही स्टडी करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि कोशिका की खोज आप सभी कहेंगे गुरुजी बच्चा वाला सवाल आपने पूछ दिया, हुक ने करा था, रॉबर्ट हुक। ध्यान में आप ये रखिएगा कि कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने करा था एक्चुअली वो किस टाइप की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। क्या थी सर? मृत कोशिका थी। मेरे मित्र इसके बाद तालाब के जल से ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था? तो सर बैक्टीरिया की खोज करा था, यानी कि सर जीवाणु की खोज करा था।
और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने करा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीवित कोशिका की खोज जो है आप सभी ध्यान में रखेंगे ल्यूवेनहॉक ने करा। किसने करा सर? ल्यूवेनहॉक ने करा। और मेरे मित्र ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी गई थी वो क्या था सर? बैक्टीरिया की कोशिका थी। और इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन जीव कहते हैं या सबसे प्राचीन प्राणी कहते हैं। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार के होते हैं सर? किस प्रकार के जीव होते हैं? तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? तो सर प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ सर वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं हो या जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं हो, उस प्रकार के कोशिका से बने हुए जीव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और उसके कोशिका को सर प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी क्या होती है? तो सर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। कई दफा पूछ लिया जाता है तो हम लोग को आंसर नहीं मालूम रहता है। अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि जो प्राचीन जीव होते हैं या जो आदिम जीव होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर हम लोग बात करें किसकी, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन सभी में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा प्राचीन जीव होता है इसमें जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो प्राचीन जीवों में असूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? असूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। और मेरे मित्र इसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। अच्छा, प्राचीन जीव में ही हम लोग अमीबा की भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका भी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होता है। अच्छा, जब अमीबा प्रजनन करता है तो क्या होता है सर? अमीबा का बॉडी ग्रो होता है और वो बिच्चे से टूट जाता है, मतलब सर उसका केंद्रक टूट जाता है जिससे दो जीव मिलता है। तो चूंकि असूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक जो है वो मतलब साफ पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि असूत्री कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहलाता है। और ये किसमें होता है? प्राचीन जीव में होता है। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 कि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि सर नमक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ के कोशिकाओं से जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसकी अम्लता बढ़ा देता है, नहीं। उसे क्षारीय वातावरण देता है, नहीं। कोषों से पानी खींच लेता है, बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? ऑप्शन है लवण, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिकम, चौथा ऑप्शन है नींबू का रस। अब सवाल यह है कि जल में घोलने पर विद्युत का चालन कौन करेगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये अगर हमारा कोई टेस्ट ट्यूब है, क्या है चला जी? टेस्ट ट्यूब है, मतलब परख नली बोल लो, और इसमें हम क्या रख दिए? इसमें हम सर जल रख दिए। इसमें क्या रख दिए? तो सर वाटर रख दिए। ये हमारा जल है। तो सवाल ये है कि सर ये जो जल है ये विद्युत का चालन कब करेगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि विद्युत का चालन न सिर्फ किसी ठोस चालक से होती है, बल्कि विद्युत का चालन किसी जलीय माध्यम से भी हो सकती है। अब अगर जलीय माध्यम से हो रही है तो उस जल में क्या होना चाहिए सर? आयन की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयन की उपस्थिति होनी चाहिए। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयन की उपस्थिति के लिए या तो हम जल में अम्ल मिला सकते हैं, या फिर जल में हम लोग लवण मिला सकते हैं, या फिर जल में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? क्षार मिला सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर किसी लिक्विड से हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है तो या तो हमें उसमें एसिड मिलाना होगा, या फिर सॉल्ट मिलाना होगा, या फिर बेस मिलाना होगा। मतलब हम सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि सर किसी भी जलीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय माध्यम की प्रकृति या तो अम्लीय है, या फिर क्षारीय है, या फिर लवणीय है। इन तीनों के छोड़ करके अगर कोई भी प्रकृति किसी भी जलीय माध्यम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो सर उससे विद्युत का चालन नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, लवण रहेगा तो सर विद्युत का तो चालन होगा, लेकिन चीनी रहेगा तो सर चीनी क्या है? आप कहेंगे सर चीनी जो हमारा ग्लूकोज है उसी को बोलते हैं हम लोग, तो एक तरह से ये कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में आ जाता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी
जो हमारा चीनी है उसको अगर हम पानी में घोल देंगे तो यह संभव है कि उससे विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ना तो एसिडिक है, ना ही बेसिक, ना ही सॉल्टी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा एक HCl है, और नींबू का रस सर इसमें भी क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, इसका भी नेचर क्या होता है सर? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी अम्लीय होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे हमेशा कि शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर शुद्ध जल में इंप्योरिटीज के रूप में एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। जबकि अगर हम अशुद्ध जल की बात करते हैं तो उसमें सर एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी मटेरियल की कुछ ना कुछ मात्रा होती है, इसीलिए वो विद्युत का चालन करते हैं। तो आप सभी इस चीज को अपने नोट कॉपी में मेंशन कर लेना कि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, मेरे मित्र विषाणु, ये सजीव के साथ अगर चिपक गया तो सजीव जैसा बिहेव करेगा, निर्जीव के साथ चिपक गया तो निर्जीव के जैसा बिहेव करेगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसके सजीव और निर्जीव दोनों के तरह बिहेव के चलते इसको हम लोग कई दिनों तक बंद करके बोतल में भी रख सकते हैं। और ये जो विषाणु होते हैं सर, ये क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो विषाणु होते हैं ये आपका एक प्रकार का विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि विषाणु की खोज किसने करा, तो आप सभी कहेंगे इवानोव्स्की ने करा। किसने करा? इवानोव्स्की ने करा। मेरे मित्र साथ ही यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सूक्ष्म जीव के कैटेगरीज में तो विषाणु नहीं ही आता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देगा कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी ये चीज याद रखेंगे कि सूक्ष्म जीव, ऐसे तो मैंने कई बार बताया है, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सूक्ष्म जीव जो हैं कौन कौन होंगे? तो पहला तो जीवाणु हो गया, और दूसरा कवक हो गया, और तीसरा सर शैवाल हो गया। जीवाणु, कवक, शैवाल, और फिर क्या होगा? चौथा सर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये सभी क्या कहलाते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। साथ ही मेरे मित्र विषाणु सेल थ्योरी का भी अपवाद होता है, कोशिकीय सिद्धांत का भी अपवाद होता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत विषाणु पे लागू नहीं होता है। और मेरे मित्र आप ये भी ध्यान में रखना कि विषाणु या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, यानी कि आपका डीएनए और आरएनए दोनों टाइप के विषाणु होते हैं। और ये सवाल भी आपके बिहार एसएससी और बिहार एसआई से किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है इसमें से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो बात की जा रही है किसके उत्सर्जन से, तो सीधे माइंड गया होगा अल्फा और बीटा। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेडियो एक्टिव डीके यानी कि रेडियो सक्रियता क्षय की बात करते हैं या रेडियो सक्रिय क्षय की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्वतः विखंडित हो जाती है तो वो क्या करती है? आप सभी कहते हैं अल्फा और बीटा जैसे कण का उत्सर्जन करती है। अल्फा और बीटा जैसे कण का उत्सर्जन करती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय होने से अल्फा कण निकल रहा है तो उसको हम लोग अल्फा परिवर्तन कहते हैं या अल्फा रेडियो सक्रिय परिवर्तन कहते हैं। और अगर किसी से सर बीटा कण निकल रहा है तो उसको हम लोग बीटा रेडियो एक्टिव चेंजेस कहते हैं, या आप कह सकते हो बीटा रेडियो सक्रिय परिवर्तन कहते हैं। आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि अगर कहीं पे सर रेडियो एक्टिव डीके हो रही है यानी कि रेडियो सक्रिय क्षय हो रहा है और अल्फा कण क्या हो रहा है सर? किसी तत्व से निकल रहा है। अल्फा कण क्या हो रहा है सर? किसी तत्व से निकल रहा है। तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि परमाणु संख्या क्या होगी? 2 से कम जाएगी। परमाणु संख्या क्या होगी सर? 2 से कम जाएगी। और जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे द्रव्यमान संख्या 4 से कम जाएगी। द्रव्यमान संख्या 4 से कम जाएगी। और अगर बीटा कण रिलीज हो रहा होगा तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो बीटा कण रिलीज होगा तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान क्या होगा चला? समान रहेगा। जबकि परमाणु क्रमांक क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु क्रमांक 1
परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि होती है सर बीटा कण के उत्सर्जन से। तो इस चीज को आप सभी अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए कंठागर कर लेंगे। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा जा रहा है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर। क्या होगा इसका आंसर? सवाल करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका जो वर्क होता है वो डायनेमो के कार्य से उल्टा होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह बता दो कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। मेरे मित्र डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का उल्टा आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप कहेंगे गुरुजी मोटर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर जो होता है वो बेसिकली इंजन और डायनेमो इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो बात वही हो जाएगा। अच्छा ट्रांसफार्मर आप सभी ध्यान में रखेंगे, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप सभी कहेंगे सर मैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर इसी को फ्रीज बोला जाता है और इसकी उपयोगिता आप सबों को मालूम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है न्यूक्लियस में, परमाणु में, अणु में, क्रिस्टल में। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र पूछा जा रहा है कि पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होगा। अब यहां पे न्यूक्लियस की बात की जा रही है तो हम सभी कहेंगे सर ये तो नाभिक, और ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है सर, नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं किसका घनत्व ज्यादा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, और अगर हम अणु की बात करेंगे तो किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। लेकिन अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग किसी ठोस पदार्थ की बात करेंगे, और ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। क्यों? क्योंकि सर ठोस के कणों में अंतराण्विक आकर्षण स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा लगता है, और यही वजह है कि ठोस अपना एक क्रिस्टल का रूप धारण किए हुए रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम पे मास होगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे मास होगा वो क्या होगा, तो सर क्रिस्टलीय रूप में ज्यादा होगा, तो उसका घनत्व भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। भाई मेरे डेंसिटी इक्वल टू आप सभी फॉर्मूला क्या लिखते हो, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला आप मास बाय वॉल्यूम ही ना लिखते हो। तो हम अगर पर यूनिट वॉल्यूम पर मास बोल दिए तो क्या गलत कर दिए? आप कहेंगे कोई गलत नहीं किए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और मेरे मित्र ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है। आपसे पूछा जा रहा है कि रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे मालूम था कि जो हल्का क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक दाता होता है और सार्वभौमिक रिसेप्टर्स होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा एक बार आप सभी जरूर बताएंगे, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर हस्तांतरण होगी? डॉपलर विस्थापन के चलते सर ये नीला कलर को प्रदर्शित करेगी, या फिर आप कह सकते हो नीला रंग की ओर क्या होगी सर, हस्तांतरण होगी या हस्तांतरित होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि गामा रे मूलतः होता है इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप सभी कहेंगे कि सर हमको तो मालूम है गामा रे जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा की जब बात करते हैं तो गामा रे को हम लोग उदासीन नेचर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो गामा रे होता है ये एक्चुअली फोटोन इमिशन होता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अल्फा रे की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वो पॉजिटिव होता है, और बीटा रे जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, और साथ ही गामा रे की जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सभी क्वेश्चन को आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।